नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। एंड आज के इस चैप्टर में हम पृथ्वी के सभी प्रमुख 4 परिमंडलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले मिलता है भूमंडल, फिर मिलता है आपको वायुमंडल, फिर मिलता है जलमंडल और फिर मिलता है आपका जीवमंडल। अब अगर कहने को कहा जाए तो आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि जहां पर जल पाया जाए अर्थात जलमंडल, जहां पर भूमि पाई जाए अर्थात भूमंडल, जहां पर वायु पाई जाए अर्थात वायुमंडल और जहां पर जीवन पाया जाए अर्थात वो हो गया आपका जीवमंडल। कहने में तो बड़ी आसान से इसकी डेफिनेशन है, बट जब हम डिटेल में इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहराई से इन सभी चीजों को समझना जरूरी है। इस चैप्टर में हर एक मंडल के ऊपर बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं जिन पर एग्जाम में प्रश्न आते ही रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भाई क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 5 देखने को मिलता है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें सभी मंडलों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल बेसिक के साथ में हर चीज को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है। अब जैसे से हम आगे बढ़ेंगे तो हर चीज का डेफिनेशन, हर चीज को समझाने का तरीका बदलता जाएगा। अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको 1 लाख गुना अंतर देखने को मिलेगा चीजों की डेफिनेशन में, चीजों के एक्सप्लेनेशन में। तो आप इससे पहले कि अन्य चीजों को, इसी टॉपिक को बड़े लेवल पर समझें, सबसे पहले इनके बारे में बेसिक बातें यहां पर समझ लें। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस चैप्टर से कई बार प्रश्न बन चुके हैं और कई बार प्रश्न बनने की संभावना रहती है, क्योंकि ये इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं जो कि टू द पॉइंट डायरेक्टली इस चैप्टर में दिए गए। तो इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्यों नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड देखो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, नहीं लगता है तो डिसलाइक करना। अपना रिव्यू देकर के जरूर जाना, ताकि हमको भी पता चल सके कि हम कितनी बेटर ढंग से, फिर कितने बुरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और अपना एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक के वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे अभी तक के आए हुए और आने वाले। डेली हम आपके लिए ठीक 12 बजे क्लास लेकर के आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को दबा देना। डेली 12 बजे क्लास सभी लोग ज्वाइन किया करें। चलिए, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, हमारी इन्हीं क्लासेस के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अदरवाइज हम आपको यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा पेमेंट करना होगा, और या फिर आप डायरेक्टली नोट्स को परचेस कर सकते हो। हमने लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और वहां से नोट्स को परचेस कर सकते हो। चलिए, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हम और सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के 3 प्रमुख घटकों के बारे में। क्या? पृथ्वी के 3 प्रमुख घटक के बारे में। और इसमें सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे भूमंडल कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी का ठोस भाग है कौन सा जिस पर हम रहते हैं? तो भाई, हमारी पृथ्वी को हम 1 मिनट के लिए गोल बना लेते हैं, ठीक है। और अगर हमारी पृथ्वी में आप अंदर की ओर जाओगे तो 3 परतें आपको देखने को मिलेंगी, 3 आपको स्टेज देखने को मिलेंगे। कितने? 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा कलाकार मैं नहीं हूं, बट फिर भी आपको गोल बना के दिखा रहा हूं। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर आपको ये देखने को मिलती है, इस पर हम रहते हैं, इसी पर जीवन है, इसी पर हम लोग रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भूपर्पटी। और ये पृथ्वी का ठोस भाग है जिसके ऊपर हम रहते हैं। जब हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं जब समरसेबिल लगाई जाती है, ट्यूबवेल लगाया जाता है पानी निकालने के लिए, तो खुदाई होती है। तो जैसे से खुदाई होती है, हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, तो जो आपको ये वाली लेयर देखने को मिलती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मेंटल। इसको कहते हैं मेंटल। ये बहुत ही कठोर भाग है, ठीक है। जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी और कठोरता और बढ़ती जाएगी। मेंटल के बाद में आपको एक और लेयर मिलती है जिसको हम कहते हैं क्रोड, ठीक है, जो कि ये वाली होती है। 1 मिनट, थोड़ा सा गलत बन गया, हम बिल्कुल करेक्ट करते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर होगी, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं भूपर्पटी, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर हो गई। फिर भाई एक और विद्वान आए, उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी के अंदर एक और लेयर है,
ठीक है, सेकेंड लेयर है, ठीक है। ये जो आपकी लेयर है, इस लेयर को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं मेंटल, ठीक है। और मेंटल के अंदर आपको मिलती, एक मिनट, मेंटल के अंदर आपको मिलती है क्रोड, जिसको कभी कभी कोर भी कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सबसे ऊपर वाला जो इलाका है ये वाली, ठीक है, ये है हमारी भूपर्पटी जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। फिर इसके बाद में आपको एक और लेयर मिलती है, जो कि देखिए लेयर का मतलब ये नहीं कि ऐसी पतली लाइन है, थोड़ी चौड़ी होती है। तो एक और लेयर मिलती है जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक है। फिर इसके अंदर वाला भाग जो सबसे अंदर होता है, जो बिल्कुल बीच तक जाता है, इससे हम कहते हैं कोर, ठीक है। कोर या फिर हम क्रोड कहते हैं। इसमें क्या है कि सबसे अधिक गर्मी होती है और लावा वगैरह मौजूद होता है। तो हम अगर भूमंडल की बात करें तो पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। इसके बाद में आपको गैस की परतें देखने को मिलती है। हाँ, जैसे कि हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पे हम रहते हैं, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है। अब भूपर्पटी के ऊपर अगर आप देखोगे तो गैस की परतें आपको देखने को मिलेंगी। ये गैस की परतें कितने किलोमीटर तक गई हैं? याद रखना 1600 किलोमीटर तक गई हैं हमारी ये गैस की परतें, ठीक है। जो वायुमंडल है ये आपको पृथ्वी की भूपर्पटी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। तो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी ये हो गई, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर 1600 किलोमीटर तक आपको गैस की परतें देखने को मिलती है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य दूसरी गैसें मौजूद होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वायुमंडल। इस पूरे के पूरे मंडल को वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। अब वायुमंडल में कितने स्टेज होते हैं इन सभी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया जा रहा है जो कहता है कि पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। हाँ देखो, हम सभी डिस्कस करेंगे अभी आगे, लेकिन मैं आपको ये बता दें हमारी पृथ्वी पर 71% एरिया में आपको जल देखने को मिलता है, ठीक है। कितने परसेंट? 71% भाग में जल देखने को मिलता है। इस पूरे भाग को जलमंडल कहा जाता है, ठीक है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं मौजूद होती हैं, जिसमें आप बर्फ भी देख सकते हो, जल भी देख सकते हो और जल वाष्प भी देख सकते हो। जल वाष्प जो कि आपको वायुमंडल में मौजूद मिलता है वो भी जलमंडल का ही भाग है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में आपको वो सीमित क्षेत्र मिलता है। एक सीमित क्षेत्र ऐसा भी मिलता है जहां पर स्थल, जल और हवा ये तीनों मौजूद होते हैं, ठीक है। जहां पर ये तीनों मौजूद होते हैं, ठीक है, ये सभी प्रकार के जहां पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है उसे जीव मंडल कहते हैं। अब मान लो कहीं पर हवा है और पानी है बट वहां पर जमीन नहीं, तो क्या आप वहां पर रह सकते हो? बताओ, जीवन होगा वहां पर? संभव नहीं होगा। मान लो कहीं पर क्या है कि हवा है, ठीक है, और जमीन है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, जैसे कि आपका रेगिस्तान हो गया। क्या आप रेगिस्तान में रह सकते हो? वहां पर पानी नहीं है, पानी के बिना जीवन नहीं है। अब मान लो क्या है कि कहीं पर पानी है, ठीक है, और क्या है, जमीन है, लेकिन वहां पर हवा नहीं है। क्या आप वहां पर रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो जीवन के लिए ये तीन चीजें बहुत अधिक आवश्यक है। एक तो आपका स्थल हो गया, दूसरा आपका जल हो गया और तीसरा आपकी हवा हो गई, ठीक है। तो जहां पर स्थल, जल और हवा ये एक साथ मिलते हैं, ये एक सीमित क्षेत्र होता है, ठीक है, जहां पर ये सभी प्रकार जहां पर मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उसे जीव मंडल कहते हैं, ठीक है। एक बार हम एक डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा मेरे दिमाग में आ रहा है। ये आपका हो गया कौन सा? जलमंडल वाला एरिया, ठीक है। ये आपका हो गया वायुमंडल वाला एरिया, ठीक है। और ये आपका हो गया कौन सा एरिया? भूमंडल वाला एरिया, ठीक है। ये आपका भूमंडल वाला एरिया हो गया। अब आप में एक बात बताओ, जैसे कि ये वाला एरिया है, तो क्या यहाँ पर जहाँ केवल जलमंडल है हम लिख देते हैं, ये आपका हो गया जल वाला एरिया, ठीक है। ये हो गया आपका वायु वाला एरिया, ठीक है, वायु हो गया। ये आपका हो गया भूमंडल वाला एरिया, ठीक है, ये आपका भूमंडल हो गया। तो आप में एक बात बताओ कि जहाँ पर जलमंडल पाया जा रहा है, ठीक है, ये वाला आपका जलमंडल हो गया इतना पूरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जीवन संभव है? यहाँ मान लेते हैं कि जलमंडल और वायुमंडल दोनों मिलाए, तो क्या यहाँ पर जीवन संभव है? नहीं है। या फिर जलमंडल और भूमंडल हम केवल मिला लें, वायुमंडल नहीं, तो जीवन संभव नहीं है। वही हम इधर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर वायुमंडल है, ठीक है। तो वायुमंडल और अगर हम जलमंडल मिला दें तो क्या जीवन संभव है? नहीं है। वायुमंडल और अगर हम भूमंडल मिला दें तो क्या जीवन संभव है? नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हम भूमंडल की तरफ आते हैं, ठीक है, भूमंडल की तरफ आते हैं और यहाँ पर केवल भूमंडल को और जलमंडल को मिला दे तो क्या जीवन संभव है? नहीं है। या फिर हम भूमंडल, जलमंडल और एक मिनट भूमंडल और वायुमंडल को मिला दे तो क्या जीवन संभव है? नहीं है। जहां पर ये तीनों अवस्थाएं मिलती हैं, आप देखो यहां पर जलमंडल भी है, भूमंडल भी है और वायुमंडल भी है, तो यहीं पर जीवन पाया जाएगा। वो सीमित क्षेत्र, ठीक है, वो सीमित क्षेत्र जहां पर जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल तीनों मौजूद होते हैं, वहीं पर जीवन पाया जाता है और वही कहलाता है जीव मंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे भूमंडल। किसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे? भूमंडल को, ठीक है। अच्छा, भूमंडल को डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे पहले हम आपको बता दें, चूंकि इसमें हम तीनों मंडलों को डिस्कस करेंगे इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खाना पीना खा के, नहा धो के, पूजा पाठ करके, इसके अलावा आराम बाराम करके फिर आ जाइएगा, फिर आराम से देखिएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं और आपका मन लग रहा है तो पूरा लेक्चर कंटिन्यू देखना, ताकि एक भी टॉपिक आपका छूटे ना, ठीक है। और स्किप मत करना। आप चाहें तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं, 1.25x कर सकते हैं, तो आप स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बट एक एक टॉपिक को डिटेल में समझना, तभी चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भूमंडल की। तो पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है, हमने भी डिस्कस किया। ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भैया जो आपका भूमंडल है, ठीक है, ये पृथ्वी का ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, ठीक है। और ये किससे बना होता है? सबसे पहले कहा जा रहा है भूपर्पटी की चट्टानों। तो भूपर्पटी सबसे ऊपर पाई जाती है, ठीक है, भूपर्पटी सबसे ऊपर पाई जाती है। तो भूपर्पटी की जो चट्टानें हैं वो, और चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतें जिसके ऊपर हम खेती वगैरह करते हैं। तो आप देखोगे हमारे जो भूपर्पटी है सबसे ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पर आपको चट्टानें भी देखने को मिलती हैं और मिट्टी की पतली परत भी देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर क्या है कि जहाँ पत्तों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप देखते हो मिट्टी में ही हम लोग खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे लिए भोजन का उत्पादन होता है। तो इसे कहा जाता है भूमंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले में क्या कहा जा रहा है? अगले में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर आप पृथ्वी की परपटी को देखोगे, यहाँ पर भूपर्पटी की बात की जाए, तो अगर आप हमारी पृथ्वी की सतह को देखो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को हम लोग कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है, महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। आपको सभी को पता है हमारी पृथ्वी के 71% एरिया में आपको जल देखने को मिलता है और 29% एरिया में आपको भूमि देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो आपका ये 71% वाले एरिया है इसको कहा जाता है महासागरीय बेसिन, ठीक है। और जो आपका ये 29% वाला एरिया है इसको कहा जाता है महाद्वीप, ठीक है। अच्छा, महाद्वीप और महासागर की अगर बात की जाए तो अभी इन दोनों को डिटेल में हम डिस्कस करें कि हमारी पृथ्वी पर कितने कौन कौन से और कैसे महासागर पाए जाते हैं और कितने कौन से और कहां पर महाद्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप महासागर और महाद्वीप में अंतर देखो तो सबसे बड़ा ये एक अंतर आपको देखने को मिलता है कि विश्व के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन विश्व के सभी महासागरीय बेसिन जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी मैप के माध्यम से हम पूरा डिस्कस करेंगे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। अच्छा, समुद्र जल का तल जो है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। इसका अर्थ क्या है? तो देखो भैया, हम आप सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी शेप में जल को रखें वो हमेशा लेवल में ही रहता है। हम थाली में से रखें जल को, ठीक है, हम थाली में जल को डालें तो ऊपर का लेवल देखें बिल्कुल सेम रहेगा, समान रहेगा। हम क्या करें, एक कटोरे में डाल दें जल को, ठीक है, तो हम देखें कि जल का जो लेवल है वो बिल्कुल समान रहेगा। हम एक काम करते हैं, एक टोकरी के अंदर जल को डालते हैं, ठीक है, मतलब एक टोकरी तो नहीं कह सकते, एक किसी अन्य बर्तन के अंदर जल को डालते हैं जो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, फिर भी आप देखोगे जल का जो ऊपर वाला लेयर होगा वो बिल्कुल समान देखने को मिलता है। कैसे? तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ये यहां से शुरू होता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये इतना हमने बना लिया, ठीक है। यहां पर हमने जल भर दिया, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, जल भर दिया, ठीक है, यहाँ पर जल भर दिया। ये आपका एक पर्वत हो गया इस जल के अंदर, ये आपका पर्वत और हो गया, ठीक है। ये आपके यहाँ से मिट्टी थोड़ी सी निकली हुई है ऐसी, ठीक है। हम ये एक और बना देते हैं, ठीक है। इसमें जब आप जल भरोगे तो देखोगे जो ऊपर का आपको लेयर मिलेगी जल की, ये बिल्कुल सेम मिलेगी, सभी जगहों पर एकदम समान मिलेगी। ना ये ऊपर उठी मिलेगी, ठीक है, ना ये नीचे धसी मिलेगी। ये क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी हर जगह पर। चाहे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, हर जगह एकदम लेवल में जल देखने को मिलेगा। सभी जगह पर जो जल का लेवल होता है, ठीक है, वो बिल्कुल समान देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम किसी भी स्थल की ऊंचाई को नापते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी स्थल की ऊंचाई को नापते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्थल को मतलब स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है कि समुद्र तल को ये माना गया कि भाई 0 लेवल है, ठीक है। अब 0 लेवल से जैसे कि हम इस स्थान की ऊंचाई माप रहे हैं, ठीक है, ये इलाका है, ठीक है, ये इलाका, तो अगर हम यहाँ से मापेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई यहाँ से ये दिखा दे 5 मीटर और आगे चल करके हम एक और इलाके को मापने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, गड्ढा है, ठीक है, ऐसा
गया है और यहाँ पर एक और मकान बना है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि भाई ये इतने ऊंचे रहे, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जब भी हम किसी स्थल की ऊंचाई को मापते हैं, जैसे किसी पर्वत की ऊंचाई मापने जा रहे हैं, किसी टावर की ऊंचाई को मापने जा रहे हैं, या फिर हम किसी मूर्ति की ऊंचाई को नापने जा रहे हैं, तो हम समुद्र तल से मापते हैं, जिसे जीरो माना गया, ठीक है। समुद्र तल से मापा जाता है कि समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊपर, समुद्र तल से 50 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। तो ये जो एरिया है, जैसे कि ऊंचे वाला जो भाग होता है, ये समुद्र तल से मापा जाता है कि समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है, ठीक है, इस तरह से। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि समुद्री जल जो है, सभी समुद्री जल का तल सभी जगह पर समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जिसे हम नाम देते हैं माउंट एवरेस्ट, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं नेपाल में पाया जाता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। एनसीईआरटी में 8,848 मीटर दिया गया है, बट जब आप अन्य पुस्तकों में देखोगे तो आपको 8,850 मीटर भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। बट आपको आर्यभट्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है वही याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही डिटेल में मत जाइएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी 8,848 मीटर कह रहा है, तो 8,848 मीटर ही हम याद रखेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग जिसे कहते हैं मेरियाना गर्त, ठीक है, ये प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई आपको देखने को मिलती है 11,022 किलोमीटर, सॉरी 11,022 मीटर। इसको हम थोड़ा सा मैप बनाकर डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई हमारी ये, एक मिनट, हम प्लेन सरफेस में चले जाते हैं, ठीक है। पूरा टॉपिक डिस्कस करना है तो प्लेन सरफेस हमें चाहिए ही चाहिए होगा ये, ठीक है। देखो हमारा जो जैसे कि ये जा रहे हैं, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये आपका समुद्री इलाका है, क्या है ये, आपको समुद्री इलाका देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है, हम मान लेते हैं समुद्री इलाका है। और ये आपका मिल रहा है यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लिख लीजिएगा 8,848 मीटर, ठीक है। अब जो हमारा ये प्रशांत महासागर है, जहाँ से हमने इसके इस लेवल से हमने इसकी ऊंचाई मापी है, ये वाली ऊंचाई जो है मापी है 8,848 मीटर। इसी लेवल से इस महासागर के अंदर एक आपको गहरा कुआं या फिर हम कह सकते हैं गहरा गड्ढा देखने को मिलता है, ठीक है, जो कितना गहरा है अगर आप यहाँ से देखोगे तो 11,022, ठीक है, 11,022 ही दिया गया है, 11,022 मीटर आपको देखने को मिलता है, 11,022 मीटर की गहराई तक यहाँ पर विश्व का गहरा भाग देखने को मिलता है। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में, याद रखना, प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है विश्व का सबसे गहरा गड्ढा, ठीक है। अगर बात की जाए विश्व का सबसे गहरा इलाका कहाँ पर है, तो याद रखना प्रशांत महासागर में। कितना गहरा है? तो 11,022 मीटर, ठीक है, विश्व का सबसे गहरा भाग। और विश्व का सबसे ऊंचा इलाका कौन सा है? याद रखना माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 848 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। नेपाल और भारत की सीमा हम कह सकते थे कि नेपाल वाले इलाके में ही पाया जाता है। इतना हमने यहाँ पर जान लिया। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 848 मीटर। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडमंड हेनरी, और भारत के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है तेंजिंग नोर्गे शेरपा। इन दोनों लोगों ने मिलकर के 29 मई 1953 को, कब? 29 मई 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, यहां पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चढ़ने वाले व्यक्ति थे, इस लिस्ट में अपना नाम इन्होंने यहां पर दर्ज करवाया। विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने यहां पर बनाया। कौन कौन है? न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एडमंड हेनरी, और भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे शेरपा। इन दोनों ही व्यक्तियों ने एक साथ चढ़ाई की और 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के शिखर को टच करके वहां पर चढ़ के इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब हमने बात कर ली यहां पर, तो भैया ये दोनों जो व्यक्ति हैं पुरुष हैं। अब यहां पर जब इतना हुआ तो महिला वर्ग जो थी उनको लग गया बुरा। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, केवल इस लिस्ट में पुरुषों का ही नाम रहे। तो जापान की एक महिला आई जिनका नाम है जुंको ताबे। क्या नाम है इनका? जुंको ताबे। ये विश्व की पहली महिला बनी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा।
इन्होंने कहा कि भाई एक महिला भी है जिसने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पे अपना पैर रखा, कदम रखा, ठीक है। इन्होंने कब रखा, तो 1975 में 16 मई को, ठीक है, और इन्होंने 29 मई को, दोनों लोग मई में ही गए। फिर भैया जब इतना सब कुछ हुआ तो हमारे भारत देश की भी एक महिला, उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर भारत के किसी पुरुष ने इतनी ऊंची चढ़ाई की है तो महिला नहीं कर सकती, ठीक है। हमारे यहाँ की एक महिला जिनका नाम है बचेंद्री पाल, इनको भी यहाँ पर क्या है कि इन्होंने भी कहा कि हम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने भी फिर क्या किया, चढ़ाई करनी शुरू कर दी और ये भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो अभी तक 4 लोगों के नाम यहां पर दर्ज हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कदम किसने रखा, तो एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के 29 मई 1953 को। इसके बाद में अगर कहा जाए सबसे पहले किस महिला ने रखा, तो जुंको ताबेई, ठीक है। विश्व की सबसे पहले अगर किस महिला का बात आए तो जुंको ताबेई। अगर बात आती है कि सबसे पहले किस भारतीय महिला ने कदम रखा, तो बचेंद्री पाल, ठीक है। चारों को बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखिएगा। एंड अगर आप देखोगे चारों में सिमिलरिटी क्या है, तो चारों ही लोगों ने, ठीक है, मई के महीने में, कब, मई के महीने में ही इस एवरेस्ट को फतेह किया था, एवरेस्ट पर अपना पैर रखा था। इतना हमने यहां पर देख लिया। हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, हमने भूमंडल को समझा, ठीक है। भूमंडल को समझने के बाद में हमने यहाँ पर ये एक रिकॉर्ड देखा जो कि फैक्ट पे आधारित है। हाँ, यहाँ पर प्रश्न देखो कई सारे बन सकते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो लोग साथ में नोट्स बना रहे हैं एक एक टॉपिक को नोट करते चलिएगा, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं महाद्वीप के बारे में, ठीक है, चूंकि भूमंडल में ही महाद्वीप भी आते हैं, ठीक है। तो महाद्वीप को डिस्कस करें, लेकिन महाद्वीप को डिस्कस करने से पहले हम महाद्वीप बनने की कहानी को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में नहीं दी गई है। काम करते पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और ये विस्तृत जलराशि द्वारा एक दूसरे से अलग है, ठीक है। अगर देखा जाए तो सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, जल के माध्यम से। जैसे कि एक महाद्वीप ये मिलेगा, बीच में पानी है, ठीक है, फिर आपको ये एक महाद्वीप ये मिलेगा, फिर आपको ये एक महाद्वीप मिलेगा, फिर आपको ये एक महाद्वीप मिलेगा, बीच में जल है। तो इस प्रकार से जल के माध्यम से सभी महाद्वीप एक दूसरे से अलग है। सभी तो नहीं, लेकिन कुछ महाद्वीप एक दूसरे से अलग आपको देखने को मिलते हैं। ये महाद्वीप की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा एशिया, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिर मिलता है अंटार्कटिका, ठीक है। इतने ये आपको 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। बट क्या आप जानते हो कि ये 7 महाद्वीप बने कैसे? सबसे पहले क्या था, इस स्टोरी को हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस चैप्टर में, जो कि क्लास 9th में दी गई है। बट चूंकि आप लोग केवल क्लास 6 वाले ही इस चैप्टर को नहीं देखते, यहाँ पर इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखने वाले और भी कई सारे क्षेत्र के लोग हैं, तो हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले था क्या, सबसे पहले हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, पृथ्वी थी, ठीक है। और पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप देखने को मिलता था, ठीक, एक ही महाद्वीप था और एक ही महासागर था। तो जो हमारा ये महाद्वीप था, ठीक है, ये जो महाद्वीप था इसका नाम क्या था, लिख लीजिएगा। इस महाद्वीप का नाम था पहले पैंजिया महाद्वीप। क्या नाम था इस महाद्वीप का? नाम था पैंजिया, पैंजिया महाद्वीप, ठीक है। और जो आपको ये वाला एरिया देखने को मिलता है, ये था पूरा का पूरा महासागर। क्या था ये पूरा का पूरा महासागर था। इस महासागर का क्या नाम था, कौन जानता है? चलिए मैं ही बताता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, इसलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूँ। जो आपका ये महासागर देखने को मिलता है, इस महासागर का नाम था पैंथालासा महासागर। क्या नाम था? पैंथा ला और साथ में आपको देखने को मिलता है सा, पैंथालासा महासागर था आपका ये वाला, ठीक है। फिर हुआ क्या भैया, काफ़ी समय तक ऐसे चलता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि भाई जो आपको ये महाद्वीप देखने को मिलता है, क्या महाद्वीप, ठीक है, इस महाद्वीप में क्या हुआ, विघटन हो गया, ठीक है। ये पहले तो एक ही था, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई या फिर कुछ और हुआ, तो ये महाद्वीप 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। क्या हुआ, ये महाद्वीप 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, हम इसे बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पूरे का पूरा डिस्कस करना है। तो ये जो महाद्वीप था ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। एक आपको ये देखने को मिलने लगा और ये आपको एक ही देखने को मिला, 2 भागों में टूट गया, ठीक है। अब जो ऊपर वाला भाग था इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया फिर यूरेशिया, ठीक है, या फिर हम इसको अंगारा भी कहते हैं, ठीक है, यूरेशिया इसको नाम रखा गया। और जो नीचे वाला महाद्वीप है इसका नाम दिया गया क्या, गोंडवाना। क्या नाम दिया गया, गोंडवाना, ठीक है। और जो बीच में ये सागर गुजरा, ठीक है, बीच से जो पानी गुजरा, इस एरिया को क्या नाम दिया गया, तो इस एरिया को नाम दिया गया टेथिस महासागर, ठीक है। अब भाई हमारा जो पहले केवल एक ही महाद्वीप था वो 2 टुकड़ों में टूट चुका था,
ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर से कोई और आपदा आई, आपदा आने के बाद में जो आपका ऊपर वाला महाद्वीप था ये दो भागों में टूट गया। एक भाग को नाम दिया गया, जो आपका ये वाला भाग था इसको नाम क्या दिया गया, देखो ये पूरे के पूरे यूरोप ही थे, ये पूरा यूरोप था। एक आपको अलग यूरोप देखने को मिलता है, एक आपको ये आपको नॉर्थ अमेरिका देखने को मिला, ठीक है, एक नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया, एक आपको ये देखने को मिलता है यूरोप, ठीक है, ये कि यूरोप में बदल गया, एक को नाम दिया गया यूरोप, एक आपका नॉर्थ अमेरिका बन गया। फिर अगर आप नीचे वाले को देखोगे तो नीचे वाले में कई सारे टुकड़े हुए काफ़ी टाइम के बाद में। एक तो पहले तो ये बीच से टूटा, फिर ऐसे टूटा, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप इधर देखो तो तीन टुकड़े हुए तो 1 2 3 4 5 6 7 महाद्वीप देखने को मिलते हैं। तो जो आपका ये वाला टुकड़ा हुआ इसको नाम दिया गया साउथ अमेरिका, जिसे हम कहते हैं क्या, इसे हमने नाम दिया है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाला था आपका, ठीक है, हम कितने महाद्वीप देखते हैं, हमने यहाँ पर अभी 7 महाद्वीपों के बारे में डिस्कस किया। तो ये आपको मिलता है उत्तर अमेरिका, ठीक है, ये आपको मिलता है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, ये आपका उत्तर अमेरिका हो गया, ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। इसके बाद में अगर आप इसे देखोगे तो इसको नाम दिया गया अंटार्कटिका, जो कि आपका आज देखने को मिलता है नीचे, ठीक है, ये बह करके बाद में बह करके सारे बाहर चले गए, ठीक है, पहले जुड़े हुए थे फिर टूटे तो बह करके साइड में चले गए। हमारी पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप देखने को मिलते हैं ये धीरे धीरे मूव करते रहते हैं, ठीक है, तो ये मूव करके आज नीचे देखने को मिलता है, बट पहले यहीं पर था, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका हो गया, ये अंटार्कटिका की ओर मूव कर गया। फिर जो आपका ये वाला था ये अफ्रीका बन गया, ठीक है, ये अफ्रीका बन गया। फिर जो आपका ये वाला था ये भारत वाला भारतीय महाद्वीप है, ठीक है, भारतीय महाद्वीप ये हो गया। फिर जो आपका ये वाला था इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो 7 महाद्वीप हमें देखने को मिलते हैं। हमने महाद्वीपों के बनने की कहानी यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है, हम महाद्वीपों को एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप को देखते हैं। एशिया महाद्वीप वही जो हमारा भारत वाला है, ठीक है, जो कि भारतीय महाद्वीप कहते हैं, एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना, एशिया जो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। पृथ्वी पर जितना भी क्षेत्रफल आपको देखने को मिलता है उसके 1/3 भाग में, ठीक है, 3 भाग अलग और 1 भाग ये, ठीक है, 1/3 भाग में ये फैला हुआ है, मतलब 2 भाग अलग और 1 भाग ये, 1/3 भाग वैसे नोट कर सकते हो, ठीक है। और ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, पूर्वी गोलार्ध यानी कि हमने देखो पिछले चैप्टर में पढ़ा था पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में। तो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के आपको मिडिल लाइन ये देखने को मिलती है, ठीक है, देशांतर रेखाओं में। तो आपका पूर्वी गोलार्ध ये वाला था और पश्चिमी गोलार्ध ये वाला था। तो हमारा जो ये एशिया महाद्वीप है पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या कही जा रही, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। हमारी ये मिडिल लाइन विषुववृत्त है, ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा यानी कि हमारा महाद्वीप जो है इस इलाके में पाया जाता है, कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। तो यहाँ पर आपको एशिया देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। अब हम एक काम करते हैं, मैप में चलते हैं और मैप में इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो भाई हमारी ये पृथ्वी है, हमारा ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं उत्तर अमेरिका है, ये आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका है, ये आप अफ्रीका देख रहे हैं, ये आप यूरोप देख रहे हैं, ये हमारा एशिया है, ठीक है। और ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आप अगर देखोगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये ऊपर साइड में, नीचे साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और अंटार्कटिका जो है अगर आप देखोगे तो ये नीचे आपको अंटार्कटिका देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला अंटार्कटिका है। हम आ जाते हैं अपने एशिया पर, क्योंकि हम एशिया को समझ रहे हैं। तो एशिया जो है हमारा, अगर हम इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरा पॉइंट अगर आप एशिया में देखोगे तो कहा जा रहा है कि ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो हमारी जो अगर पूर्वी गोलार्ध में स्थित यानी कि हम बीच से एक मिडिल लाइन खींच दे रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो महाद्वीप है पूर्वी गोलार्ध में ही पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका पश्चिमी हो गया, ये आपका पूर्वी हो गया, तो हम पूर्वी गोलार्ध में हैं। तीसरी बात क्या कही जा रही है, तीसरी बात हमने यहाँ पर समझी थी कि जो हमारा एशिया, ये कर्क रेखा इस पूरे के पूरे एशिया से होकर गुजरती है। तो हमारी आप देखोगे ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये आपको कर्क रेखा देखने को मिल रही है और ये आपकी देखने को मिल रही कौन सी, मकर रेखा। तो हमारा एशिया जो है अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे भाग में फैला हुआ है, ठीक है, इतने भाग, जितना पीला वाला एरिया है आपको देखने को मिल रहा है ये एशिया है। तो यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात एशिया से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। सबसे बड़ा है पूर्वी गोलार्ध में और एशिया में से कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब हमने लास्ट में बात की थी इसमें एक और टॉपिक की जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है,
एशिया के पश्चिम में, या एशिया अगर आप देखोगे पूरे के पूरे एशिया में, तो ये आपका पूर्वी मिलेगा और ये पश्चिमी इलाका मिलेगा। तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि आपको ये देखने को मिलता है, यूराल पर्वत, ठीक है। ये आपको यूराल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, ठीक है। यूराल पर्वत है जो इस यूरोप को, जो इसे यूरोप से अलग करता है। ये आपको पूरा का पूरा यूरोप देखने मिल रहा है, ठीक है। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली जो श्रृंखला, उसे कहा जाता है यूराल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। क्या कहा जाता है? यूराल पर्वत श्रृंखला। अगर ये यूराल पर्वत ना होता तो यूरोप और एशिया शायद एक ही होता, ठीक है। इसे एक ही में जोड़ा जाता है, चूंकि ये यूराल पर्वत श्रृंखला, इसी वजह से इन दोनों को अलग अलग जोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब इसे यूरोप कहा जाता है और इसे कहा जाता है एशिया, ठीक है। अब मान लो अगर यहां पर कोई बहुत बड़ा पर्वत होता है ऐसी लाइन में, तो ये अलग हो जाता, ये अलग होता, ठीक है। बट यहां पर नहीं है, ठीक है, तो इसे हम एशिया पूरा का पूरा मानते हैं। हाँ, यहां पर आपको तिब्बत का पठार जरूर देखने को मिलता है। ये आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला यहां पर देखने को मिलती है। एशिया में क्या क्या है? तो यहां पर आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, यहां पर आपको यूराल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, यहां पर आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एशिया है, ये पूरा का पूरा एशिया, जो कि पूरे के पूरे स्थलीय भाग का 1/3 यानी कि विश्व का सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है। अब हम देखो लिखा जुआ जो है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अब एक एक करके सभी की विशेषताओं को समझ लेते हैं। हमने एशिया की विशेषताएं समझ ली, अब हम यूरोप की विशेषता की ओर जाते हैं। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो ये एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। आप अंदाजा साइज देखकर ही लगा सकते हैं। तो एशिया से यूरोप बहुत ही छोटा है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, दूसरी बात ये हो गई, एशिया के पश्चिम में स्थित है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात यहाँ पर क्या है? तो ये अंटार्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये अंटार्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है, अर्थात जो हमारी हमने डिस्कस किया था, हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है। पृथ्वी पर आप, हाँ ये एक मिनट, हाँ हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है। और पृथ्वी हमने बिल्कुल कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त को देख करके बनाई है। तो आप देख रहे हैं ये विषुववृत्त निकल गया, ये कर्क रेखा निकल गई और ये आपको मकर रेखा निकल गई। हम तीनों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर्क रेखा, विषुववृत्त और मकर रेखा, ठीक है। आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो लाइन इधर उधर हो जाती, ठीक है। इसके बाद में आपको जो ये गोलार्ध देखने को मिल रहा था, जिसे हमने नाम दिया था क्या? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो आपको ये उत्तरी ध्रुववृत्त देखने को मिलता है, उत्तरी ध्रुववृत्त, ठीक है, इसे एक और नाम दिया जाता है, ठीक है। उत्तरी ध्रुववृत्त जो है इसे एक और नाम दिया गया, वो नाम क्या है? इसे एक और नाम दिया गया अंटार्कटिक वृत्त भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। तो अंटार्कटिक वृत्त जो है ये यूरोप से होकर के गुजरता है, ठीक है। इसकी जो अंटार्कटिक वृत्त वाली रेखा है ये यूरोप में पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है और जो आपको यूरोप देखने को मिलता है तो एक भाग ये हो गया जल से घिरा हुआ, इधर भी जल से घिरा हुआ है और इधर भी जल से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, इतना आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब हमने देखो एशिया की बात कर ली, यूरोप की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की, ठीक है। चूंकि ये लगे हुए हैं एक दूसरे से तो हम बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका को सबसे पहले तो आप याद रखना कि एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या? एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। साइज में अगर हम बात करें तो एशिया सबसे बड़ा है और एशिया के बाद में आपका आता है अफ्रीका, ठीक है। दूसरी बात अगर इसकी बात की जाए तो इसमें आपको देखोगे विषुववृत्त, ठीक है। यहां पर आप अगर देखोगे तो विषुववृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही रेखाएं इस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, जो कि एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों की तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इकलौता ऐसा महाद्वीप है ये। इसके अलावा और कोई भी महाद्वीप अगर आप देखोगे तो इसमें अगर आप देखो तो केवल ऑस्ट्रेलिया में आपको मकर रेखा देखने को मिलती है जो गुजरती है। एशिया में अगर हम देखें तो ये मुख्य भाग में अगर हम देखें तो मुख्य भाग में तो केवल यही होकर गुजरती है कर्क रेखा। बाकी जो टुकड़ी पार्चा इधर उधर बच जाते हैं उनमें आप देखोगे जो आइलैंड वगैरह है वहां से विषुववृत्त भी गुजर जाता है, बट ये मकर रेखा कहीं से भी नहीं गुजरती, टच भी नहीं करती। हम आ जाते हैं ये यूरोप में, तो यहाँ पर ना तो कर्क रेखा गुजरती है, ना ही विषुववृत्त गुजरती है और ना ही आपको मकर रेखा देखने को मिलती है। उत्तर अमेरिका में देखें तो केवल एक ही रेखा गुजरती है, दक्षिण अमेरिका में 2 रेखाएं मिलती है। बट आपको जो अफ्रीका देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर आप देखो तो तीनों रेखाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं, ठीक है, तीनों रेखाएं। तो 2 विशेषताएं यहाँ पर हो गई। पहली विशेषता क्या थी कि एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ से तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं, ठीक है। 2 विशेषताएं हो गई। अब हम तीसरी विशेषता की ओर बात करते हैं। तो तीसरी विशेषता इसकी ये है, एक मिनट, हाँ, इसमें अगर आप देखोगे तो जो ये देखोगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है, ठीक है,
और छोटा भाग आप देखोगे तो दक्षिण गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, तीन विशेषताएं इसकी हो गई। चौथी विशेषता की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सहारा का रेगिस्तान देखने को मिलता है, जो कि इसके बहुत बड़े इलाके में, सहारा का रेगिस्तान बहुत बड़े इलाके में देखने को मिलता है, सहारा का रेगिस्तान। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें सहारा के रेगिस्तान की तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है और ये महाद्वीप के चारों तरफ, हाँ, ये महाद्वीप में एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है। ठीक है, अगर अगली बात की जाए तो ये महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, पूरा का पूरा अगर सारा ये देखा जाए तो ये महाद्वीप के चारों ओर अगर आप देखोगे, अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर देखो तो आपको जल मिलेगा, यहाँ जल मिलेगा, ये देखो पूरे चारों तरफ आपको जल देखने को मिलेगा, चारों तरफ। तो ये जो महाद्वीप है इसके चारों तरफ जल देखने को मिलता है और विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, अफ्रीका से होकर गुजरती है। देखो नील नदी यहाँ से होकर गुजर रही है, एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है, सहारा का मरुस्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा डेंकेनसबेंग पर्वत, ठीक है, ये एक अलग प्रकार का पर्वत है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपको 2-3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है, एक मिनट, 2 पर्वत श्रृंखलाएं, एक एटलस और एक आपको ये देखने को मिल रही पर्वत श्रृंखला। ठीक है, दूसरी चीज नील नदी देखने को मिल रही है, तीसरी चीज सहारा का रेगिस्तान देखने को मिल रहा है, चौथी चीज ये है कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है, पांचवी चीज ये है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, छठी चीज ये है कि यहां से आपको तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हुई देखने को मिलती हैं, सातवीं चीज ये है कि इसका एक बहुत बड़ा इलाका उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर धूप बहुत अधिक पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। अफ्रीका के लोगों को अगर आप देखोगे तो ज्यादातर वो डार्क देखने को मिलते हैं, काले ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजों को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब हम बात करते हैं अगले उत्तरी अमेरिका की बात करें। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की पहले बात कर लेंगे, फिर दक्षिणी अमेरिका की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अंटार्कटिका की। तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा, ठीक है, याद रखना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके अलावा ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही संकरा स्थल आप ही देखोगे। ठीक है, बहुत ही नजदीक से, बहुत ही छोटे इलाके से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको कहा जाता है स्थल संधि। ठीक है, स्थल संधि किसे कहते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको स्थल संधि देखने को मिलती है और ये दक्षिण अमेरिका से बहुत ही संकरी क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा जल संधि कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट, अगर आप यहाँ पर हम इसको जूम करें तो आप देखोगे ये बहुत ही संकरा स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर स्थल नहीं, जल संधि, आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में आपको थोड़ा सा कट देखने को मिलेगा, ये वाला कट देखने को मिलेगा जो कि जल यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो देखो दक्षिण अमेरिका और जो आपका उत्तर अमेरिका है, दोनों के दोनों एक जल संधि से जुड़े हुए हैं और इस जल संधि को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, पनामा। क्या नाम दिया गया, पनामा जल संधि नाम दिया गया है, पनामा जल संधि। ठीक है, इसको पनामा जल संधि कहा जाता है। तो ये पनामा जल संधि के माध्यम से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं। इतनी इस चीज़ को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगले अगर इसके टॉपिक की बात की जाए तो ये महाद्वीप पूरी की पूरी तरह से उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में देखने को मिलता है। ठीक है, देखोगे ये हमारी विषुवत रेखा है जो कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव को, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसके ऊपर वाला जितना भी इलाका इसको कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाले पूरे के पूरे इलाके को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको जो ये गोलार्ध देखने को मिलता है, ये जो आपको उत्तरी अमेरिका देखने को मिलता है, उत्तर अमेरिका, ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। और दूसरी इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से जो हमारी रेखा गुजरती है, ठीक है, ये जो मिडिल लाइन गुजरती है, ठीक है, इसके इधर तरफ है, अर्थात पूरी तरह से ये पश्चिमी गोलार्ध में भी देखने को मिलता है, यानी कि उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में उत्तर अमेरिका पूरी तरीके से है। ठीक है, एक ही आपकी विशेषता हो गई। अगली विशेषता की अगर बात की जाए तो यहाँ से विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी यहीं पर आपको, एक मिनट, वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है, यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, बट ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, 2 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, एक रॉकी पर्वत श्रृंखला और एक अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ठीक है, बट ये दोनों की दोनों श्रृंखलाएं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलती है, जो कि ये एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका में आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये काफी बड़ी है। ठीक है, इतनी भी छोटी नहीं है, ये काफी बड़ी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक नहीं आती हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखोगे उत्तर अमेरिका को तो ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है। एक आपको ये मिलता है, एक आपको ये मिलता है, और मतलब एक ये और ये। ठीक है, इतने में अगर आप देखो तो 3 तरफ से ये महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 तरफ से हम ये कह सकते हैं वो महासागर से घिरा हुआ है।
आगे बढ़ते अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की भाई विशेषता क्या है, दक्षिण अमेरिका कहाँ से कैसा क्या है, इसके बारे में जो हम पॉइंट बताते जा रहे हैं नोट करते चलना, ठीक है। इसके बारे में आपने क्या क्या पॉइंट नोट किए, सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कहा जा रहा है कि ये अगर हम इसकी बात करें मतलब ये तो सबसे पहले तो हम देख लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। और एक मिनट, दक्षिण अमेरिका ने उत्तर अमेरिका की हम बात करें, हाँ ये विश्व का उत्तर अमेरिका की हम बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, विश्व एक पहला पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा महाद्वीप है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखो दक्षिण अमेरिका के साथ में इसकी जो स्थल संधि उसको नाम दिया गया, जो स्थल संधि है इसको नाम दिया गया पनामा जल संधि, ठीक है। और यहाँ से आपको अगर आप देखोगे पूरा का पूरा उत्तर अमेरिका उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये तीन तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका में अगर आप देखोगे तो दक्षिण अमेरिका यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर फैली देखने को मिलेगी, उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसी फैली देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट नोट कर लिया। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, बहुत ही कम भाग आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा। इसके इधर तरफ वाला जो भाग है ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर वाला बहुत ही छोटा इलाका है जो कि आपको उत्तरी भाग में देखने को मिल रहा है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो याद रखना इसके पूर्व एवं पश्चिम में दो महासागर है, ठीक है। ये आपका इसको मिलता है पूर्वी इलाका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये महासागर आपको देखने मिलेगा अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में आपको इसको मिलेगा प्रशांत महासागर, यानी कि ये दो महासागरों का लाभ उठाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको दो महासागर पूर्व और पश्चिम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला अगर बात की जाए, ठीक है, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये इसको मिलता है अटलांटिक महासागर, ये इसको मिलता है प्रशांत महासागर, और ये इसको आर्कटिक महासागर देखने मिलता है। तो तीन महासागरों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। उसकी भी हमने बात कर ली। अगली अगर बात की जाए कि भाई आपको जो दक्षिण अमेरिका मिलता है इसकी और विशेषता क्या है, तो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी देखने को मिलती है जिसका नाम है अमेजन नदी। ये सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, इसमें सबसे अधिक जल पाया जाता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है अमेजन नदी, ये आपको दक्षिण अमेरिका में ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पर नोट कर लीजिए कौन कौन से पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, इसका अधिकांश भाग आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, ये इसके दोनों तरफ महासागर हैं, ठीक है। एक तरफ अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है और एक तरफ आपको देखने मिलता है कौन सा, प्रशांत महासागर। पूर्वी में इसके पूर्व में आपको अटलांटिक महासागर मिलता है, पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर मिलता है। तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, इस दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तीसरा के बाद चौथा पॉइंट नोट कीजिएगा, चौथा पॉइंट है दक्षिण अमेरिका में आपको दुनिया की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है अमेजन नदी, ये पाई जाती है। तो इतने पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा, क्या है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, इसका जरा सा भी अंश अगर आप देखोगे तो आपको उत्तरी गोलार्ध में नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके जो आइलैंड भी हैं वो भी सारे के सारे दक्षिणी गोलार्ध में ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, दूसरा पॉइंट इसमें ये कहा जा रहा है कि भैया अगर आप इसको देखोगे तो चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, चारों तरफ से महासागर इसमें मिलेगा, चारों तरफ से पानी है, ठीक है, चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको एक द्वीपीय महासागर कहा जाता है। द्वीपीय महासागर द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप उस महाद्वीप को कहा जाता है जो भी महाद्वीप चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है। एक मिनट, एक चीज को याद रखना, जैसे कि ये महासागर, इसको आप अगर देखोगे तो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया द्वीपीय। क्या नाम दिया गया, द्वीपीय, ठीक है। अगर कोई महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ उसके स्थल है पूरा का पूरा, ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको नाम दिया जाएगा प्रायद्वीपीय, ठीक है। जो महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसको नाम दिया जाता है, या फिर जो भी देश, ठीक है, जो देश या जो महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप,
ठीक है। और जो पूरा का पूरा द्वीप जो होता है, या फिर हम बात करें जो पूरा का पूरा महाद्वीप जल से घिरा होता है चारों तरफ से, उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। ठीक है। आगे जैसे हमारे भारत को देखोगे, ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि हमारा भारत देश जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है। देखोगे इधर भी जल है, इधर भी जल है, नीचे भी जल है, इसलिए हमारे भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा है, प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। ठीक है। और चूंकि ये पूरा का पूरा अफ्रीका चारों तरफ से जल से घिरा हुआ, इस वजह से इसको नाम दिया गया द्वीपीय महाद्वीप। ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप इसको कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, लास्ट वाला हमारा जो 7वां महाद्वीप है, जिसका नाम है अंटार्कटिका। ठीक है। कौन सा? अंटार्कटिका। ठीक है। अंटार्कटिका को यहाँ पर डिटेल में दिखाया नहीं गया, बट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, ठीक है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पूर्ण रूप से स्थित है। ठीक है। ये पूर्वी गोलार्ध में बिल्कुल भी नहीं आता, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से स्थित, दक्षिण में ये पाया जाता है। ठीक है। 2 विशेषताएं होंगी। तीसरी विशेषता क्या है कि दक्षिण ध्रुव जो आपको देखने मिलता है, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, तो दक्षिणी ध्रुव जो है आपका, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, यानी कि बिल्कुल मध्य में आपको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलता है, बिल्कुल मध्य में। ठीक है। बिल्कुल मिड पॉइंट में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी और बात करें, चूंकि ये महाद्वीप ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, इसलिए क्या है कि ये हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और लंबे समय तक क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा नहीं पहुँचती, इसलिए ये पूरा का पूरा महाद्वीप जो आपको व्हाइट वाला देखने को मिल रहा है, इसीलिए व्हाइट बनाया गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ है। और यहाँ पर याद रखना, किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर है, रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, बट कोई भी मानव यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रहता। ठीक है। और भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर, शोध संस्थान यानी कि हम कह सकते हैं रिसर्च सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं, जिनमें से एक का नाम आप कह सकते हैं मैत्री है, एक का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। तो 2 भारत के भी यहाँ पर शोध केंद्र स्थित है, एक है आपका मैत्री और दूसरा मिलता है आपको क्या, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है। इसी के साथ में हमारे 7 महाद्वीप यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हाँ, जल संधि, स्था संधि किसे कहते हैं? जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 जल राशियों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है। यानी कि एक तरफ से ये नदी आई, एक तरफ से ये नदी आई, यहाँ पर मिल गई, तो इसको कहा जाएगा जल संधि। ठीक है। क्या कहा है? पानी का संकरा भाग होता है जो 2 जल राशियों को, जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं जल संधि। स्थल संधि किसे कहते हैं? तो स्थल का एक संकरा भाग जो कि 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने जो भी यहाँ पर समझा है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं लिखित रूप में। तो एशिया की हमने विशेषताएं क्या क्या पढ़ी? एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, नोट कर लीजिएगा। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है, और ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम मैप में देख चुके, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, हमने देख लिया। एशिया के पश्चिम में आपको यूराल पर्वत देखने को मिलता है, यहाँ पर हमने देखा था यूराल पर्वत। ठीक है। जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक है। यूरोप से एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है? ऐसे प्रश्न आएगा, क्या कहा जाएगा? यूराल पर्वत श्रृंखला। ठीक है। अब यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है, यानी कि इसी जो आपकी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, इस पर्वत श्रृंखला के आसपास वाला जो भाग है, ठीक है, इसका संयुक्त भाग जो है इसको यूरेशिया अर्थात यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, याद रखना, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है। एशिया हमारा ये है, एशिया के पश्चिम में आपको यहां पर देखने को मिलता है यूरोप। ठीक है। और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, जिसको भी हमने समझा था, और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, देख लिया हमने। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका एशिया के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि हमने समझा था, और विषुवत वृत्त या फिर हम कह सकते हैं 0 अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। ठीक है। जो हमने देखा था अभी विषुवत वृत्त रेखा, यहाँ से अगर आप अफ्रीका में देखोगे तो 3 रेखाएं देखने को मिलती है, उत्तरी कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा, तीनों ही रेखा यहाँ से होकर गुजरती हैं। लेकिन अगर हम विषुवत वृत्त की बात करें तो विषुवत वृत्त, जिसे हम 0 अंश अक्षांश भी कहते हैं, ये महाद्वीप के बिल्कुल मध्य भाग से, बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है। ठीक है। लगभग बिल्कुल बीच भाग से ही होकर गुजरती है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा, तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। हमने सभी पॉइंटों को मैप में भी अच्छे ढंग से समझ लिया है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर पाया था? अफ्रीका में स्थित है, और महाद्वीप के चारों तरफ आपको समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है।
ये महाद्वीप अर्थात जो आपका ये अफ्रीका वाला महाद्वीप अगर आप देखोगे तो चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। थोड़े इलाके में समुद्र मिलता है, बाकी के पूरे इलाके में एक तरफ आपको हिंद महासागर मिलता है, एक तरफ आपको अटलांटिक महासागर मिलता है, और नीचे साइड में अगर आप देखो तो दक्षिणी महासागर भी है। तो क्या है कि चारों तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जिसका नाम है नील नदी, ये अफ्रीका से होकर के गुजरती है। सारे के सारे फैक्ट दिए गए इस चैप्टर में, ठीक है। अब तो पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चौथे अगर हम बात करें तो उत्तर अमेरिका के बारे में डिस्कस किया था चौथे बार में। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, जो कि आपको उत्तर मिला था, नीचे दक्षिण अमेरिका था, ये ऊपर वाला आपको उत्तर अमेरिका मिला था। तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत ही छोटे स्थल के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसे जलसंधि कहा जाता है, ठीक है, जिसे पनामा जलसंधि कहा जाता है। बीच से आपको जल की एक नदी के रूप में बहुत ही छोटे से इलाके में बहता हुआ पानी देखने को मिलता है, तो उसे पनामा जलसंधि नाम दिया गया, ठीक है। और यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, जो कि हमने देखा था। और ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से 3 महासागर है नोट कर लीजिएगा। एक अटलांटिक महासागर, एक प्रशांत महासागर, और एक आपको मिलता है आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रशांत महासागर मिलेगा, यहाँ पर आपको फैला हुआ मिलेगा उत्तर अमेरिका, और यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो 3 तरफ से ये महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है, इसलिए इसको नाम दिया गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं, ठीक है। ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में आपको देखने को मिलता है एक महासागर जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में जो महासागर है उसको नाम दिया गया है प्रशांत महासागर, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इस विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब फैली हुई, यानी कि यहाँ से यहां तक आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है जिसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये जो है तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक ही आती है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसका नाम है अमेजन नदी, ये भी बहती है, ठीक है, जो कि हमने देखा था। ये आपकी दक्षिण अमेरिका, यहाँ से यहाँ तक आपको ये पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको अमेजन नदी बहती हुई देखने को मिलती है, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखना, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से, और ये चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की, ठीक है। अंटार्कटिका जो कि आपका बिल्कुल नीचे पाया जाता है, कहाँ पर है अंटार्कटिका, आपका ये वाला एरिया, ठीक है, अंटार्कटिका ये वाला, इसको हम समझ चुके हैं, लिखित रूप से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में होकर गुजरता है, ठीक है। एक मिनट, दक्षिणी ध्रुव, जो दक्षिणी ध्रुव है आपका बिल्कुल मिडिल पॉइंट, यानी कि हमारी पृथ्वी ये हो गई, पृथ्वी के जो ये वाला पॉइंट दक्षिणी ध्रुव वाला है, ठीक है, ये वाला, ये इसके बिल्कुल मध्य में है, ठीक है, मध्य में, इसके चारों तरफ ये पूरा का पूरा दक्षिण ध्रुव के चारों तरफ ये अंटार्कटिका फैला हुआ है, ठीक है। तो दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं, और भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पर हैं, जिनमें से 2 के नाम दिए गए, एक मैत्री और दूसरा दक्षिणी गंगोत्री, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था। याद रखना, अंटार्कटिका में कोई भी स्थायी मानव निवास नहीं, यानी कि यहाँ पर कोई भी अपना घर बना करके स्थायी रूप से नहीं रहता, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं मूल रूप से यहाँ का निवासी कोई भी नहीं है। हाँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर महासागर भी देखने को मिलते हैं, सभी महासागर, ये आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलता है, ये आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, जो कि यस आकार का है, किस आकार का है, यस आकार का है। इसके अलावा ये आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है, ठीक है। और हिंद महासागर की एक विशेषता है कि ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, और उस देश का नाम क्या है, हमारा भारत देश, ठीक है, भारत के नाम पर रखा गया। ये आपका हिंद महासागर, ठीक है। ये आपको प्रशांत महासागर इधर से और इधर तरफ देखने मिलता है, ठीक है। ये जो इलाका है यहाँ से कट के यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। हमारी पृथ्वी गोल है, तो ये प्रशांत महासागर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से टच करता है, और इधर आकर के उत्तर अमेरिका और फिर दक्षिण अमेरिका में टच करता है, ठीक है। ये इतने बीच में पूरा का पूरा प्रशांत महासागर फैला हुआ है। और याद रखना, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर को ही कहा जाता है, और ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है, ठीक है। जैसे आप एशिया को देखा था, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो कि पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। इसी तरह से जो हमारा प्रशांत महासागर है, ये भी विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और ये भी पृथ्वी के 1/3 भाग में ही फैला हुआ है, ठीक है। और इसी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा, जिसे हम कहते हैं मेरियाना गर्त, ये भी इसी महासागर में पाया जाता है, जिसका नाम है
प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये कैसा है, गोल आपको देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, गोल देखने मिलेगा। इधर से भी आप देखो तो गोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर से भी गोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लगभग ये गोलाकार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रशांत महासागर हो गया। अटलांटिक महासागर की अगर बात की है तो ये एस आकार का है, ठीक है। आप देखो पूरी तरीके से एस आकार का है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर जो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, याद रखना, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर की एक और बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ की जो आप तटरेखा देखोगे, जैसे कि आप मैप में देख लेते हैं, हम एक जगह पर चले जाते हैं, यहाँ पर देखोगे तटरेखा, ठीक है। तटरेखा यानी कि ये वाली जो रेखा होती है, तो ये दंतुरित आपको देखने मिलेगी, ऐसी दंतुरित, ठीक है। ऐसी दंतुरित तटरेखा, ठीक है। ऐसी पूरी की पूरी दंतुरित तटरेखा है। इस दंतुरित तटरेखा का फायदा क्या होता है जानते हो, यहाँ पर पोताश्रय हो गए, पत्तन हो गए, ये बनाने में बहुत अधिक लाभदायक होता है। यहाँ पर नाव खड़ी कर दी, ठीक है। इधर सामने उतार दिया, इधर उतार दिया, ठीक है। तो पोताश्रय हो गए, पत्तन हो गए, ये बनाने में बहुत हेल्प करती है दंतुरित तटरेखा, ठीक है। इस चीज़ को देख लिया। अगर हम हिंद महासागर की बात करें, ये आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया। और ये त्रिभुजाकार है, देख रहे हैं आप, इधर से ऐसे आ गया, इधर से ऐसे आ गया, और बाकी ऐसे हो जाता है। तो त्रिभुजाकार आकार का ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखो दक्षिणी महासागर की, जो कि ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। ये जितने बीच में आपको अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलता है, इसके चारों ओर ये फैला हुआ है दक्षिणी महासागर, ठीक है। दक्षिण में है इसलिए इसको दक्षिणी महासागर नाम दिया गया। और ये अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है, ठीक है। जैसे कि हमारी पृथ्वी ये हो गई, ठीक है। पृथ्वी को हम सर के ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया कि पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप है, ठीक है, जो कि पूरा बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ, यहाँ पर इसके चारों तरफ आपको दक्षिणी महासागर देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिणी महासागर हमने देख लिया, ये क्या है, ये चारों तरफ से इसको घेरता है, ठीक है। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप के, हाँ, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम अंटार्कटिक महासागर की अगर बात करें, जो कि ऊपर आपको पाया जाता है, ये वाला, ठीक है। तो अंटार्कटिक महासागर की विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये है कि ये आपको उत्तर ध्रुव में देखने को मिलता है। सबसे पहली विशेषता है तो ये, और ये उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। जैसे आप ये देखते हैं दक्षिणी महासागर जो है अंटार्कटिका के चारों ओर फैला हुआ है, इसी तरह से उत्तरी ध्रुव जो आपको देखने मिलता है, मिडिल पॉइंट जो है, इसके चारों ओर फैला हुआ है आपका कौन सा, ये अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ये अगर आप देखोगे तो प्रशांत महासागर से छिछले जल के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रशांत महासागर ये है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। और यहाँ से बहुत ही कम जल के रूप में, मतलब बहुत ही छिछला जल यहाँ पर आप कह सकते हैं, उससे ये प्रशांत महासागर से बहुत ही छोटे इलाके से जुड़ा हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का जल जहाँ पर मिलता है उसे कहा जाता है बेरिंग जल संधि। क्या नाम दिया गया, बेरिंग जल संधि नाम दिया गया। और ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का अगर आप देखोगे ये आपका हो गया, तो इसके उत्तरी तट, ठीक है, और यूरेशिया आपका ये वाला हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है तो अगर आप देखोगे तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूरेशिया से भी जुड़ा हुआ है, उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों से भी जुड़ा हुआ है। तो ये इसकी विशेषता देखने को आपको मिलती है, जो कि अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे लिखित रूप में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल संधि हमने डिस्कस कर ही ली थी, हम जलमंडल की बात कर लेते हैं। जलमंडल किसे कहते हैं, जलमंडल की विशेषता क्या होती है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, हम सभी लोग जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। पृथ्वी क्या है, एक नीला ग्रह है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से घिरा हुआ है, और 29% भाग पर आपको स्थल यानी कि जमीन देखने को मिलता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जिसमें आपको महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां अर्थात बर्फ की नदियां, भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर वाला जल, ठीक है, वायुमंडल की जलवाष्प, सभी सम्मिलित होते हैं। अगर बात की जाए कि भाई जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले महासागर और नदियों का जल हो गया, ठीक है। दूसरा झीलों का जल हो गया। तीसरा हिम नदियां अर्थात जो बर्फ की नदियां होती हैं, ठीक है, वो भी हैं। भूमिगत जल जो आप पाताल से जल निकालते हैं, वो भी इसी में आता है, ठीक है। इसके अलावा वायुमंडल में जो जलवाष्प के रूप में बादल आप देखते हैं, वो भी जलमंडल में ही आते हैं। ये सभी के सभी जलमंडल में उपस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो है वो अधिकतर आपको महासागरों में देखने को मिलता है। किसमें, महासागरों में कितने परसेंट है, तो 97% जल आपको देखने को मिलता है किसमें, महासागरों में, ठीक है, जो कि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ये इतना अधिक खारा है कि इसको मानव के उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। शेष जल की अगर बात की तो बहुत ही अधिक क्या है कि बर्फ में ढका हुआ है, ठीक है, बर्फ की परतों में, एवं हिम नदियों यानी कि बर्फ की जो नदियां हैं उनमें ढका हुआ है, और तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जो 3% जल बचता है आपका, वो आपको कुछ तो बर्फ की परतों में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप देखते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। इसके अलावा जो बर्फ की नदियां हैं उनमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
है। और इसके अलावा भूमिगत जल की अगर बात की जाए तो वो भी इसी 3% के अंदर ही आता है, ठीक है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो कि मनुष्य के इस्तेमाल में आता है, यानी कि ऐसा लवणीय जल उसे कहा जाता है जिसमें नमक की मात्रा होती है, समुद्री जल, ठीक है। तो 3% जो जल आपको देखने मिलता है इनमें से कुछ तो बर्फ में ढका हुआ है, ठीक है, कुछ हिम नदियों में और कुछ भूमिगत जल के रूप में। जो नदियों में जल पाया जाता है वो 1% से भी कम है, ठीक है, 1% से भी कम है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, पाताल से निकालते हैं। और नदियों में जो पाया जाता है 1% से भी कम जल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जल का बहुत ही कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी, यानी कि ऐसा ग्रह जिसमें जल ही जल है, जिसके 71% भाग पर जल पाया जाता है, हम पानी की कमी महसूस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम महासागर की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी समझे थे मैप में। यहां पर हम उसी महासागर को एक बार क्या कहते हैं, लिखित रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि महासागर है, ठीक है, और महासागर को नहीं समझेंगे तो भाई किसे समझेंगे। विश्व में अगर सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा रहस्य किसी के पास छुपा हुआ है तो वो महासागर ही है। महासागर में इतना बड़ा बड़ा इतिहास छुपा हुआ है कि उससे कभी ढूंढ ही नहीं पाया। अब मेरियाना गर्त को ही आप ले लो, 11,022 मतलब मीटर की गहराई वहां पर आपको देखने को मिलती है। 11,022 मीटर थोड़ा है, 11,022 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है, वहां तक कोई मनुष्य तो गया नहीं, ठीक है। अब जब वहां पर कोई मनुष्य नहीं गया तो भाई वहां की जानकारी में कैसे मिले, और इतनी गहराई है तो कुछ ना कुछ तो अंदर होगा, ठीक है। तो भाई महासागरों की विशेषता बहुत बड़ी होती है और महासागरों में बहुत कुछ पाया भी जाता है, बट उसे हम लोग क्या है कि उसके बारे में जानकारी हमें अभी बहुत कम है। जितनी जानकारी महासागरों के बारे में है हम कह सकते हैं कि भाई वो 0.1% जानकारी है महासागरों के बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा जानकारी में है ही नहीं। अब महासागरों को हम डिस्कस करते हैं तो महासागर जो है इस जलमंडल का एक मुख्य भाग है, याद रखना, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमने सभी महासागरों को देखा, ठीक है। एक बार फिर पहुंच जाते हैं तो महासागरों को अगर आप देखोगे तो प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर फिर से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, और ये सभी महासागर आकर के दक्षिणी महासागर से जुड़ते हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे प्रशांत महासागर तो प्रशांत महासागर ऊपर से आकर के अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अटलांटिक महासागर भी जाकर के आर्कटिक महासागर से जुड़ता है। हिंद महासागर को अगर आप देखोगे तो ये हिंद महासागर जो है ये आपको प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए देखने को यहां पर मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ अगले पॉइंट में देखिए क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि महासागर की अगर बात की जाए तो ये क्या है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। याद रखना, जैसे नदियों में आप देखते हो, नदियों में क्या है कि पानी हमेशा बहता रहता है, ठीक है। कुछ नाले ऐसे होते हैं जो कि मानव निर्मित होते हैं, उसमें पानी रुक जाता है। कुछ नदियां भी ऐसी होती हैं जो टाइम पर क्या होता है कि उसमें पानी बहता नहीं है, एक समय के लिए पानी कम हो जाता है तो सूख जाती हैं, ठीक है। बट महासागर की अगर बात की जाए तो महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, कभी भी वहां पर पानी न सूखता है न रुकता है, ठीक है। पानी हमेशा चलता ही रहता है, गतिमान ही रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 गतियां हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि महासागरीय जल जो है वो अगर हमेशा गतिमान रहता है तो महासागरीय जल की गतियां कौन कौन सी हैं? 3 प्रमुख गतियों के नाम बताइए। एक तो हो गया आपका ज्वार भाटा, ठीक है। दूसरा हो गया कौन सी, तरंगे, ठीक है, तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा आपको देखने मिलता है महासागरीय धाराएं। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो, बहुत ज़्यादा वैसे भी टाइम हो रहा है, ठीक है। 1 घंटा हो गया और अभी आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो लगभग 1.5 से 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तब तक खाना पीना खाओ आप लोग, ठीक है। अब बड़े बड़े आकार के आधार पर बड़े से छोटे के आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने? 5 महासागर हैं हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिसमें आपको सबसे बड़ा मिलता है प्रशांत महासागर, फिर मिलता है अटलांटिक महासागर, फिर मिलता है हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर मिलता है और फिर आपको आर्कटिक महासागर मिलता है। तो ये 5 महासागर हैं जिनके आकार के आधार पर यहाँ पर बताया गया कि सबसे बड़ा प्रशांत है, फिर उसके बाद में बाकी सारे दिए गए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जो कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है, जो कि दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जिसका नाम है मेरियाना गर्त है, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहा जा रहा है? प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, चौथा पॉइंट हो गया। प्रशांत महासागर का आकार क्या है? तो वृत्ताकार आकार है, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एक हो गया आपका एशिया, एशिया भी इससे जुड़ता है, ऑस्ट्रेलिया वो भी इससे जुड़ता है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका ये भी इससे जुड़ते हैं। हम मैप में चले जाते हैं, जब भाई है मैप हमारे सामने तो हम देख लेते हैं।
ये आपका प्रशांत महासागर है, ये देख रहे हैं प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका से जुड़ रहा है, नीचे दक्षिणी अमेरिका से जुड़ रहा है। ये प्रशांत महासागर आगे जाकर के यहाँ से आप देख रहे हैं ये आता है तो यहाँ पर मिलता है, एशिया से भी जुड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ रहा है। तो इन 4 महाद्वीपों से आपका प्रशांत महासागर जो ये जुड़ता है, ठीक है। इनके साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। 4 ही दिए गए हैं, हाँ 4 ही दिए गए, चारों ओर स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। ये विश्व का दूसरा सबसे महासागर है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, टू बी नोटेड पॉइंट, ठीक है। अगला कहा जा रहा है ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, जो कि हमने समझा था ऐसा गया, ठीक है। ये आपको मिलता है उत्तरी अमेरिका, ये आपको दक्षिणी अमेरिका मिलता है, ये आपका इधर तरफ यूरोप वगैरह है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर अलग एक और मिलता है, ठीक है, महाद्वीप। तो ये वाकई दिखाया जा रहा है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे यूरोप एवं अफ्रीका से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 महाद्वीप इससे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक आपको मिल रहा है पूर्वी और पश्चिमी और एक मिनट उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, और एक मिल रहा है आपको यूरोप, और एक मिल रहा है अफ्रीका, ठीक है। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो बहुत अधिक दंतुरित है, जिसको हमने समझा था। यहाँ पर दंतुरित का अर्थ क्या है समझ लो। दंतुरित अर्थात आप ये देख रहे कितना, मतलब जैसे आपके दांत देखोगे, ठीक है, तो जैसे देख रहे कितनी अधिक कटी फटी है, ठीक है। दंतुरित अर्थात कटी फटी, इस प्रकार की तटरेखा है, जो कि अगर आप देखोगे तो ये अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से पोताश्रय और मतलब जो तट हैं, पत्तन है, वो यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, जो कि व्यापार के लिए बहुत अधिक आदर्श हैं। और व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर भी आपको यही देखने को मिलता है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो इस महासागर में आपको कई सारे फैक्ट मिल रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट फैक्ट दिए गए एनसीईआरटी में इसमें, ठीक है, इनको याद रखना। हिंद महासागर की अगर बात की जाए तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी कि भारत के नाम पर रखा गया, ठीक है। और ये महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ऐसा है, हमने यहाँ पर आपको समझाया था, लगभग त्रिभुजाकार है। लगभग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो लगभग में आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, आकार बताने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, 3 तरफ से महासागरों, 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ, ठीक है। एशिया, पश्चिम और उत्तरी, पश्चिम में आपको अफ्रीका मिलता है और पूर्व में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलता है, ठीक है। तो इधर मिलता है आपको एशिया, ठीक है, ये आपको मिलता है अफ्रीका, और ये आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया, और इनके बीच में आपको मिलता है कौन सा, हिंद महासागर, ठीक है। अब हम दक्षिणी महासागर की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे दक्षिणी महासागर, तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। नीचे आपको अंटार्कटिका महाद्वीप मिलता है और इसके चारों ओर क्या है, ये आपको दक्षिणी महासागर देखने को मिलता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। हाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट दिया गया, ठीक है। समझो इससे क्या कहा जा रहा है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। पृथ्वी में आपको ये एक रेखा मिलती है जिसको नाम दिया गया विषुववृत्त। ये आपको मिलती है कर्क रेखा, ये आपको मिलती है मकर रेखा। मकर रेखा जो है कितने पर है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री पर है। इसके बाद में एक मिलता है आपको 24 डिग्री की, एक मिलती 25 डिग्री की, ऐसे से जब आप जाओगे तो एक रेखा मिलेगी आपको 60 डिग्री की। ये जो पॉइंट आपको देखने मिलता है, ठीक है, जो आपको ये दक्षिण ध्रुव मिलता है, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो 90 डिग्री से काफ़ी इलाके में आपको मिलता है यहाँ पर आपको दक्षिण ध्रुव, ठीक है, जहाँ पर आपको मिलता है क्या, यहाँ पर आपको मिलता है अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप से 60 डिग्री की जो लाइन है ये वाली, यहां तक आपको दक्षिणी महासागर फैला देखने को मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ, ठीक है। तो 60 डिग्री से ऊपर तरफ जितने भी आपको जल मतलब महासागर देखने को मिल रहा है, जितना भी महासागर है वो पूरा का पूरा दक्षिणी महासागर की लिस्ट में आता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब हम अंटार्कटिका महासागर की अगर बात करें इसकी, ठीक है, जो कि आपको ऊपर देखने को मिलता है पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ये जो आपको अंटार्कटिका महासागर देखने को मिलेगा, तो ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है, तथा ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है। जो हमारा ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, जिससे कि हमारी पृथ्वी ये होगी, ठीक है। तो पृथ्वी में जो आपको ये उत्तरी ध्रुव मिलता है, ठीक है, ये वाला, तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है, यानी जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर का जहाँ पर मिलाप होता है, यहाँ पर जो इन दोनों का जल मिलता है वो थोड़ा सा छिछला जल संधि उसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब संकरे बहुत ही छोटे इलाके में दोनों की दोनों जलधाराएं मिलती हैं, और जहाँ पर ये जलधाराएं मिलती हैं उस जल संधि को नाम दिया गया बेरिंग जल संधि, ठीक है। कोई अगर प्रश्न आपके मन में रह जाए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके ऊपर जो प्रश्नों वाली सीरीज है वो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 6 की कंप्लीट एनसीईआरटी ज्योग्राफी के हमने एक ही वीडियो में दे दिए हैं सारे प्रश्न, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों और यूरेशिया, ठीक है, इसको हम एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं मैप में, बट फिर भी आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगा। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी तट आपको ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो उत्तरी तट वाला ये एरिया हो गया आपका। ठीक है, उत्तरी तट से, और आपको ये इधर पश्चिम से। ठीक है, तो इससे ये घिरा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। उत्तरी तट जो होगा वो ऊपर साइड होगा। ठीक है, ऊपर साइड होगा यहाँ पर। ठीक है, इससे इधर इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये आपको यूरेशिया वाला भाग ये मिलता है, तो यहाँ से भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक हमें क्या मिलता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने महासागरों को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। किसकी? हम वायुमंडल की बात करते हैं। ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बट इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखो तो हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर अगर आप देखोगे तो गैस की एक लेयर देखने को आपको मिलती है। कौन सी? गैस की लेयर आपको देखने को मिलती है। ये गैस की लेयर कितने किलोमीटर तक जाती है? तो ये गैस की लेयर जो है आपको 1600 किलोमीटर ऊंचे। ठीक है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको एक गैस की लेयर देखने को मिलती है। इससे ऊपर भी है, ठीक है, बट 1600 किलोमीटर तक ही हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अधिकतर गैस देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, वायु की ये परत, ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। जो हमें ये वायु की परत देखने को मिलती है, जो वायुमंडल है, ये हमारे ग्रह यानी कि हमारी पृथ्वी का अटूट भाग है। ठीक है, ये बहुत ही पतली परत है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये परत नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा, और ये अटूट भाग भी है। ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। याद रखना, जो हमें ये वायुमंडल देखने को मिलता है, ठीक है, ये वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है, क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है। ठीक है, जो वायु की परत है, इसमें कई सारी लेयर्स आपको देखने को मिलती है। उनमें से एक ओजोन की लेयर है, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों को हम तक नहीं पहुंचने देती है, और उससे हम बचे रहते हैं। ठीक है, अगर वो ओजोन की लेयर नहीं होती, ये वायु की परत ही अगर नहीं होती, ठीक है, पूरी की पूरी परत ही हटा दे, तो सूर्य की किरणें इतनी तेज पड़ती हैं कि हम सभी लोग एक बार में जल के भुंज जाते और खत्म हो जाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, याद रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडल को उसके घटकों, जिसमें आपको तापमान और अन्य के आधार पर अगर आप देखोगे तो 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहली जो आपको परत देखने को मिलती है वो पृथ्वी की सतह से अगर शुरू करें तो क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल मिलता है, फिर मध्य मंडल मिलता है, फिर आयन मंडल मिलता है, और फिर आपको बहिर्मंडल मिलता है। उसी चीज को अगर हम मैप में देखें, ठीक है, अगर हम चित्र में देखें तो हमारी ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में आपको क्षोभ मंडल मिलता है, फिर यहाँ तक है। ठीक है, फिर समताप मंडल मिलता है, फिर अगर आप देखोगे तो मध्य मंडल मिलता है, फिर आप अगर देखो तो आयन मंडल मिलता है, फिर आपको बहिर्मंडल मिलता है, जो कि सबसे बाहर है। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि सबसे हमारी पृथ्वी के नजदीक कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल है। फिर उससे ऊपर कौन सा है? तो समताप मंडल है। फिर उससे ऊपर कौन सा है? तो मध्य मंडल है। फिर आयन मंडल मिलता है, फिर बहिर्मंडल मिलता है। तो ये सभी मंडल जो है हमारी पृथ्वी के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा एवं नाइट्रोजन का बना हुआ। हाँ, अगर हम वायुमंडल की बात करें, पूरे के पूरे वायुमंडल की, तो ये मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है, जिसमें अगर आप देखोगे तो बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। वायुमंडल में जितनी भी हवाएं पाई जाती हैं उन सभी में 99% भाग जो है किसका है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, जिसमें आपको 78% नाइट्रोजन देखने को मिलती है और 21% जो मिलती है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, पूरे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और 78% है आपकी नाइट्रोजन। और अन्य दूसरी गैसों में अगर हम देखते हैं तो अन्य दूसरी जो 1% बचता है, तो इस 1% में आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, इत्यादि सभी गैसें इसमें आपको देखने मिलती है। जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी गैसें 1% में आती हैं, और 99% में आपको देखने को मिलता है कौन सा? एक नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन इतनी मात्रा में क्यों है, इसका क्या जरूरत है? तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाई इतनी जरूरत क्यों है। तो ऑक्सीजन जो है हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है, भाई ऑक्सीजन नहीं हुई तो हम सांस नहीं लेंगे। जबकि नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं तो ये प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, हाँ, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो प्राणियों की वृद्धि नहीं होगी। पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे पेड़ पौधे तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपनी वृद्धि के लिए, ऐसा नहीं है। जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में कुछ
कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उस मिट्टी से जड़ों की सहायता से पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेते हैं, ट्रैप करके लेते हैं और उसका फिर यूज करते हैं अपनी वृद्धि के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, लेकिन ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे एक मिनट, ये पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। देखो यहां पर होता क्या है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज क्या है हमारी पृथ्वी में, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो इसका बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ेगा हमारी पृथ्वी पर। कैसे, इस चीज को समझो। देखो हमारी सूर्य की जो किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी ये है और पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कुछ इस प्रकार से आती हैं, ठीक है। अब आने के बाद में ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसी वापस भी जाती हैं, आने के बाद में रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जैसे हमारे यहाँ पर सूर्य की किरणें आती है तो इनको आने तो देती है बट रिफ्लेक्ट होकर के वापस नहीं जाने देती। वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं इस ऊर्जा को, ठीक है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है, हमारी पृथ्वी ये है, ठीक है, और पृथ्वी पर आने वाली ऐसे सूर्य की किरणें आ रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, आ रही जा रही हैं। यहां पर क्या है कि मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु फैले हुए हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु ये फैले हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये पृथ्वी पर आने वाली जो ऊर्जा होगी, ठीक है, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा आ रही है इसको ट्रैप कर लेंगे अपने अंदर, ठीक है, ट्रैप कर लेंगे। चूंकि ये मात्र 1% से भी कम है, इस वजह से हमारी पृथ्वी पर इतनी ऊर्जा रुकी हुई है, ठीक है। देखोगे जितने समय तक हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आएंगी उतने समय तक ऊर्जा रहेगी। जैसे ही सूर्य की किरणें गई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ये क्या है कि हमारी पृथ्वी वैसे ठंडी पड़ने लगेगी, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा आई, ठीक है, और वो पृथ्वी से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के तुरंत वापस चली जाएगी, ठीक है। अगर हमारे यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देती। अब चूंकि 1% से भी कम है, इस वजह से इतनी आपको देखने को मिलती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो हमारी पृथ्वी क्या होगी, बहुत अधिक गर्म हो जाएगी। आप देखोगे जहां पर गाड़ियां बहुत चलती हैं वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वहां पर देखो गर्मी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सूर्य की किरणों को, सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर ट्रैप करके रखती है और वो उतनी अधिक मात्रा में ट्रैप कर लेती है। इसलिए जब आप शहरी इलाके में जाओगे तो देखोगे वहां पर बहुत अधिक आपको देखने को मिलेगी गर्मी, ठीक है। और जब आप जंगली इलाके में जाओगे, जंगल में, तो जहां पर हरे भरे पेड़ ज्यादा होंगे वहां पर देखोगे वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो वहां पर वो ऊर्जा को कम ट्रैप कर पाते हैं। इस वजह से वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको उतनी अधिक गर्मी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हमने समझ ली कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये बहुत अधिक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, ठीक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके लिए, यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। यानी सूर्य से किरणें आई, पृथ्वी से टकराई और पृथ्वी को छोड़ के जब ये वापस जाती हैं तो उस ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, ठीक है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दो काम करती है, एक पृथ्वी को गर्म रखती है और पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो अगर आप हमारी पृथ्वी को देखोगे तो जिसने भी बनाई है, भगवान ने हमारी पृथ्वी को बनाया, तो आप देखोगे हर एक चीज को कितनी बहुत ही सटीक तरीके से रखा गया है। अनोखा ग्रह है हमारा पृथ्वी, ठीक है। आगे बढ़ते, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ोगे तो वायुमंडल का जो घनत्व है उसमें भिन्नता आती है। घनत्व किसे कहते हैं भी हम समझेंगे, ठीक है। चलो पहले से ही समझ लेते हैं क्योंकि आगे आपको कठिनाई आएगी फिर समझने में। तो घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। मान लो घनत्व का अर्थ होता है वायु के, जैसे मान लेते हैं वायु एक क्या है कि कण के रूप में है, ठीक है, हम मानते हैं वायु कण के रूप में, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे देखोगे तो जो आपका सबसे नीचे वाला मंडल है, ठीक है, वहां पर क्या है, वायु बहुत अधिक मात्रा में है, यानी कि वायु के जो अणु हैं वो बहुत अधिक मात्रा में, वायु के कण बहुत अधिक मात्रा में। दो चीजें हैं, मान लेते हैं कि भाई एक ये गोला है, ठीक है, एक ये गोला है, ठीक है, दो गोले हैं हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वायु के जो घनत्व है, इस गोले का वायु का घनत्व बहुत अधिक है। तो इस गोले में अगर वायु का घनत्व बहुत अधिक है, अर्थात यहाँ पर वायु के कई सारे अणु हैं, कई सारे अणु हैं, ठीक है। यहाँ पर वायु बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात यहाँ पर वायु के बहुत सारे अणु हैं, अर्थात घनत्व का अर्थ हो गया घने, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी घनी मात्रा में वायु मौजूद है, वायु के अणु बहुत सारे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वायु के जो अणु होंगे वो इसी गोले में कम होते जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, इसी गोले में कम होते जाएंगे, तो वायु के अणु एक टाइम पर क्या होगा कि बहुत कम रह जाएंगे, ठीक है, बहुत कम रह जाएंगे, ठीक है। इससे यहाँ पर देखो कि कम रहेगा, ठीक है। जैसे से आप जैसे कि इसमें बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं,
ठीक है। तो जब आप क्षोभ मंडल में होगे तो वायु के अणु इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे आपने क्षोभ मंडल से समताप मंडल में प्रवेश किया तो यहाँ पर वायु के अणु में कमी आ जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, समताप मंडल से आप बढ़ेंगे, मध्य मंडल में पहुंचेंगे, मध्य मंडल से आप आयन मंडल में पहुंचेंगे, फिर आयन मंडल से जैसे आप बहिर्मंडल में पहुंचेंगे तो धीरे धीरे अणुओं की जो संख्या होगी वो बहुत अधिक कम हो जाएगी। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 1 या 2 अणु ही आपको वायु में देखने को मिलेंगे। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। क्या कहा जा रहा है? वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जो समुद्र तल होता है, अगर आप वहां पर देखोगे तो नीचे साइड क्या है कि सबसे अधिक वायु में आपको घनत्व देखने को मिलता है, वायुमंडल में घनत्व देखने को मिलेगा। तथा ऊंचाई बढ़ने पर यह तेजी से घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो ये जो घनत्व है तेजी से घटता जाएगा। हवा में घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अगर आप इसीलिए देखोगे जो लोग भी बहुत ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं, वो क्या करते हैं? अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। क्योंकि ऊपर जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ते जाओगे तो वायु का जो घनत्व है उसमें आपको क्या है कि कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। वायु घनत्व जो होगा वो घटता जाएगा, ठीक है। घनत्व में कमी देखने को मिलेगी। वायु के जो अणु होंगे, ठीक है, वो कम होंगे। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती जाएगी। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हाँ, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। आप देखोगे जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं जब वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर देखोगे वो अपने साथ में ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे एरोप्लेन में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। वो ऐसा भी तो कर सकते हैं, कोई खिड़की खोली, ऑक्सीजन भर गई अंदर, ठीक है। हवा होते ऐसा नहीं होता ना, वो क्या है कि ऑक्सीजन अपने साथ लेकर के जाते हैं पूरी की पूरी, ठीक है। इसीलिए लेकर के जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, वो एक अलग टॉपिक हो गया। यहाँ पर आप इतना ही भी समझ लो, ऊंचाई बढ़ने पर जो तापमान है वो भी घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो वायु में घनत्व घटेगा और तापमान भी घटता जाता है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नीचे ही है, ठीक है। वो ज्यादा ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि बहुत कम मात्रा में, इसीलिए पृथ्वी का जो नीचे वाला मंडल है उसी में आपको ज्यादा तक गर्मी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो वायु का जो घनत्व है वो भी कम होता जाएगा और तापमान भी कम होता है, तापमान घटता जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है वो चारों ओर से पृथ्वी के ऊपर क्या डालता है? दबाव डालता है, ठीक है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। यानी कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल दबाव डालता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दबाव पड़ता है। जैसे कि भाई आप यहां पर बैठे हो तो यहां पर वायुमंडल का दबाव अलग पड़ेगा, यहां पर बैठे हो तो यहां पर वायुमंडल का दबाव अलग पड़ेगा। यानी कि देखो, वायुमंडल जो है ये पृथ्वी पर दबाव तो डालता है, बट एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम दबाव महसूस होता है, ठीक है। तो जो वायु है ये उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर बहती है। याद रखना, जो वायु है ये उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है और गतिशील वायु को पवन कहते हैं। 2 पॉइंट है ये मतलब फैक्ट है, इनको याद रखना। जो वायु चलती रहती है, ठीक है, आप देखो बहुत तेजी से वायु चल रही तो उसको क्या कहा जाएगा? पवन चल रही, ठीक है। पवन कहा जाता है कि भाई पवन चल रही, हवाएं चल रही, ठीक है। और जो वायु रुकी रहती है एक जगह पर उसे कहते हैं वायु, ठीक है। जैसे कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर के आप अंदर देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर भी तो हवा होती है बट वो उसके अंदर रुकी रहती है, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं गैस, ठीक है। तो उच्च जो वायु होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। उच्च दाब यानी कि जिसमें सब बहुत अधिक अणु होंगे, ठीक है, जिसके अंदर बहुत अधिक अणु होंगे, तो वो अधिक अणु कम अणु की ओर प्रवेश करते रहते, ठीक है। हाँ, और जो ये आपको देखने को मिलता है कि भाई गतिशील वायु को पवन कहते हैं। देखो, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु कैसे बहती है? उच्च दाब वाली वायु किसे कहते हैं? निम्न दाब वाली वायु किसे कहते हैं? ये 9th में हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। 9th के अलावा क्लास 7 में भी इसका एक चैप्टर दिया गया जिसमें डिटेल में समझेंगे। अभी आप बस इतना समझ लो कि जो वायु है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है जीव मंडल। जीव मंडल ये हमारे आज के इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दिया गया। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित क्षेत्र है, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। एक सीमित क्षेत्र होता है जहां पर स्थल, जल, हवा तीनों चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। यह वह भाग है जहां पर जीवन मौजूद है, जहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। देखो, जहां पर जीव मंडल होगा, ठीक है, वहां पर बैक्टीरिया आप देखते हो बहुत ही छोटे से कीटाणु से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारी, ठीक है। स्तनधारी यानी कि बहुत बड़े बड़े जानवर तक, हम इंसान हो गए, जानवर हैं बड़े बड़े, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पर ये सभी पाए जाते हैं उसे जीव मंडल कहते हैं, ठीक है। और जीव मंडल में के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। हाँ, जीव मंडल में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक तो हो गए आपके जंतु जगत, ठीक है, जो, और दूसरे मिलते हैं पादप जगत। यानी कि एक लिस्ट में आगे पेड़ पौधे सारे के सारे, एक लिस्ट में आगे सारे के सारे जानवर, ठीक है।
ठीक है। तो जानवरों में हम आप भी जंतु जगत में ही आते हैं, ठीक है। इंसान जो है इनको भी होमो सेपियन कहा जाता है, हम भी जंतु जगत में ही आते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है। हाँ, जो पृथ्वी के 3 परिमंडल हैं जिसमें आपको स्थलमंडल देखने को मिलता है, जलमंडल देखने को मिलता है और वायुमंडल देखने को मिलता है, ठीक है। तो पृथ्वी के 3 परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। देखो स्थलमंडल की जो हम बात करें तो स्थलमंडल का अर्थ भूमंडल ही है, अलग अलग मत समझना, ठीक है। तो ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों की कटाई, वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। हाँ, देखो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई जो तीनों के तीनों परिमंडल हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे कि भाई जो आपका भूमंडल है, ठीक है, भूमंडल के ऊपर मान लो कि पेड़ लगे बड़े बड़े, ठीक है, पेड़ लगे। अब पेड़ जो है ये क्या करेंगे, ये मिट्टी को बांध के रखते हैं, ठीक है। पेड़ों की जड़ें होती मिट्टी को बांध के रखती हैं। अब आपने पेड़ को काट के उठा के यहाँ से फेंक दिया, ठीक है, तो जब पानी बरसेगा तो यहाँ की मिट्टी जो होगी वो कटने लगेगी, यहाँ से कट के बहने लगेगी, ठीक है। और जब तक पेड़ था तो वो मिट्टी को बांध के रखा था, ठीक है। आप देखो जहां पर घास बहुत बड़ी मात्रा में होती है वहां पर बरसात होती तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है, ठीक है। या पेड़ जहां पर लगे होते हैं, और जहां पर पेड़ या जहां पर घास नहीं होती वहां पर जब भी पानी बहेगा तो कटान मिट्टी का ज्यादा होगा, ठीक है। तो तीनों के तीनों परिमंडल एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, वो चीज यहां पर बताई जाए, किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, ठीक है। इंदिरा पॉइंट था जो कि डूब गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा क्लास 7 की क्लास 8 की एनसीईआरटी आएगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो ये मतलब तीनों परिमंडल है एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, जैसे कि भूकंप हो गया आपका, ये भी पृथ्वी की सतह में परिवर्तन लाता रहता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु प्रदूषित करता है। देखो जितने भी ये आपको उद्योग देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तापीय विद्युत संयंत्र हो गए, ठीक है, तापीय विद्युत संयंत्र जो कि मतलब कोयला से विद्युत उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाड़ियां हो गई, ठीक है, गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ यानी कि इनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। केवल धुआं ही नहीं, जैसे कि हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक का यूज करते हैं, प्लास्टिक को कुछ टाइम के बाद में उसे हम फेंक देते हैं, फिर प्लास्टिक जो है कुछ समय बाद धीरे धीरे वो जब गलने लगती है तो गलते टाइम वो कई सारे महीन माइक्रो पार्टिकल में डिवाइड होती है, बंटने लगती है, ठीक है। और वो नैनो फाइबर में कन्वर्ट होती है, जैसे कि हमने पानी में फेंक दिया, ठीक है, तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे वो प्लास्टिक क्या होगी, गलने लगी। जब गलेगी तो वो प्लास्टिक जो बहुत बड़े टुकड़े के रूप में थी वो माइक्रो फाइबर में, ठीक है, बहुत ही महीन टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे वो कहीं जाएगी नहीं, वो माइक्रो फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में मिल जाएगी, फिर पानी के माध्यम से वो हमारे अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। देखो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे अगर आप देखो तो तापमान भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, सूर्य की ऊर्जा को अपने पृथ्वी के बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या है कि पूरा का पूरा ये घर है, ठीक है, ये घर है, इसके आसपास क्या है, मान लेते हैं कि 4 गार्ड लगे थे, एक ये, ठीक है, 4 गार्ड लगे थे। अब चोर क्या है, चोर अंदर आए, प्रवेश तो कर गए, लेकिन जब चोर कई सारे थे तो जब मान लो कि 100 चोर थे जो कि हर तरफ से प्रवेश किए थे, ठीक है, हर तरफ से चोरों ने प्रवेश यहाँ पर किया था। अब चोरों ने जब बाहर जाने का प्रयास किया तो इन 4 लोगों ने 4 चोरों को पकड़ लिया, ठीक है, 4 चोरों को पकड़ लिया जो कि मालिक के पास लेकर के गए और उनका मालिकों ने बड़ा अच्छे ढंग से मारपीट करके स्वागत किया। अब मान लो कि 4 से क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे गार्ड लग गए, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पर जो मतलब चोर आ रहे तो इन्होंने कहा प्रवेश कर लो तुम, चोर प्रवेश कर गए। अब जब यहाँ से चोरों ने बाहर निकलने का प्रयास किया तो सभी गार्डों ने एक एक चोर को पकड़ लिया, ठीक है। अब गार्ड की संख्या यहाँ पर थी 100, ठीक है, और चोर आए थे 1000, ठीक है, 1000 आए थे, तो 100 चोरों को इन्होंने पकड़ लिया। अब मालिक को उन्होंने 100 चोरों को सौंप दिया, ठीक है। उसी तरह से जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पर बढ़ेगी वो उतनी अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की ऊर्जा को ट्रैप करेगी और उतनी अधिक मात्रा में जो हमारी पृथ्वी है वो गर्म होती जाएगी। इस वजह से हमें आवश्यकता है कि हम पेड़ लगाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ने से रोकें, ठीक है। और इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। देखो हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी पर जितने भी संसाधन दिए जा रहे हैं उन सभी का बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करते जा रहे हैं। हम पेड़ों की कटाई लगातार करते जा रहे हैं। आप देखोगे अभी तक लगभग हमारी पृथ्वी के 50% पेड़ों को काटा जा चुका है।
ठीक है, बट हमें इसको रोकना चाहिए। इसीलिए आप एक काम कीजिएगा, अगर आप लोग कर सकते हैं तो ज़्यादा नहीं, बस अपने जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ लगाया करो। जब भी आपका बर्थडे हो, आपके नाम के आप देखो जितने साल के होंगे उतने पेड़ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कहीं नहीं गवर्नमेंट की ज़मीन मिल रही है, आपके पास अगर ज़मीन नहीं भी है तो गवर्नमेंट की ज़मीन पर लगा दो। ठीक है, उसको पानी दे दो कुछ टाइम तक, वो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो पेड़ आपको जीवन देगा। ठीक है, आज नहीं तो कल देगा। ठीक है, मतलब जब भी बड़ा होगा तो आपको इन्हें कई सारे लोगों को जीवन देगा, आगे की आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रखेगी, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ये क्या है कि पेड़ों को लगाना चाहिए, ये हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। इतना बड़ा लेक्चर हमने आप सभी लोगों के लिए बनाया, पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एक एक को बहुत ही सहूलियत से आपको समझाया। अभी भी अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके जरूर जाना। ये पूरा लेक्चर मैंने एक ही बार में रिकॉर्ड किया है, गले में दर्द होने लगा है। ठीक है, बोलते बोलते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई लाइक कर दिया करो। एंड जिन लोगों ने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया कर सकते हो, और अगर आपको मुझसे कोई सवाल वगैरह पूछना है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर कर रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वाला जो अगर चैप्टर देखोगे, जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी थी, उसमें आपको पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में बताया गया था। ठीक है, अगला चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 6 जो देखने को मिलता था वो था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसमें पृथ्वी के स्थल रूपों को बताया गया था, जिसका वीडियो हम पिछली वाली क्लास में लाए भी थे। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं उस क्लास में जाकर के। अभी सिलेबस से हटा दिया गया है तो वो चैप्टर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद में आपको चैप्टर नंबर 7 में पहले मिलता था हमारा देश भारत, जिसमें भारत के बारे में जानकारी दी गई थी, भारत की जो राजनीतिक आकृति है, भारत कितना बड़ा है कितना छोटा है, भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो वो चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के रूप में, जो कि अब सिलेबस में है। एंड चैप्टर नंबर 8 जो आपका पहले था, जिसमें हमारे भारत में जो रेगिस्तान है, जो हमारे भारत देश के स्थलीय इलाका है, उनके बारे में बताया गया था। तो वो चैप्टर, रेगिस्तान में जीवन नाम था, वो चैप्टर अब हटा दिया गया सिलेबस से, तो वो भी चैप्टर अब नहीं रह गया। तो अब आपको मिलते हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी में केवल 6 चैप्टर, आपका 5वां चैप्टर ये रहा। 6ठा चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे भारत देश के ऊपर है, वो हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, अगर आपको जो पहले 6 और 8वां चैप्टर था वो डिस्कस करने हैं तो आपको हमारे चैनल पर दोनों के वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर के उनको देख सकते हो। ठीक है, बट अभी वो सिलेबस में नहीं है तो उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसी के साथ में हमारा आज चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी मेहनत के बाद में भी अगर आप नहीं करते हो तो बहुत ही गलत बात है, सब्सक्राइब कर लेना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।